तो भारतीय परंपरा की अगर बात करें तो ये उत्सव की परंपरा है और उत्सव का ये उल्लास किसी न किसी त्योहार के बहाने हमारे जीवन में घुलता ही रहता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, लोग बड़ी संख्या में पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। आज प्रकाश पर्व भी है, लिहाजा गुरुद्वारों की रौनक देखते ही बन रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक उत्सव का रंग जमा हुआ है। दरअसल शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। आज ही गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। दक्षिण भारत में भी कार्तिक पूर्णिमा का पर्व अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से मनाया जा रहा है, लेकिन आज सबकी निगाहें काशी पे रहने वाली हैं, क्योंकि आज गंगा के घाटों पे आस्था के लाखों दिए जगमगाने वाले हैं। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि देश के तीर्थों और शहरों में कैसे आस्था, उल्लास और भक्ति का रंग जमा हुआ है। देखिए, आज काशी की भव्यता देखते ही बनेगी। आज काशी लाखों दीपों की रोशनी की गवाह बनने जा रही है। एक तरह से कहें तो आज जो है काशी वो भव्य दिवाली मनाने जा रही है जिसमें खुद देवता हिस्सा लेंगे। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा पर ही राक्षस त्रिपुरासुर को हराया था। भगवान शिव की जीत का जश्न मनाने के लिए सभी देवी देवता तीर्थ स्थल वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने लाखों मिट्टी के दीपक जलाए थे। दीपोत्सव की ये जो परंपरा है आज भी वाराणसी में जारी है। काशी में देव दीपावली की तैयारियां कैसी हैं, ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। काशी के पौराणिक घाटों की भव्य तरीके से उनको सजाया गया है। पूरी काशी को रोशनी से इस वक्त नहला दिया गया है। इस बार घाटों पर केवल भक्ति का रंग ही नहीं दिखेगा, बल्कि देशभक्ति का रंग भी आपको इस देव दीपावली पर नजर आएगा। देव दीपावली में मुख्य आकर्षण के केंद्रों में सबसे ज्यादा अगर कुछ आकर्षित करता है तो वह है दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विशेष और महाआरती, जिस दौरान शहीद जवानों को भी नमन किया जाता है, याद किया जाता है। इसके अलावा खास बात यह है कि अयोध्या, तिरंगा और राम मंदिर की थीम पर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली देव दीपावली को मनाया जाएगा। काशी की देव दीपावली अपनी भव्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर है और आज ये देव दीपावली कुछ खास होगी। निश्चित तौर पर ये वो लम्हा है जब बनारस की हर गली, हर कूचे में देवता पधारने की सदियों पुरानी मान्यता घर किए हुए है। मगर इस बार की गंगा आरती में अध्यात्म और राष्ट्रवाद की अलहदा ही तस्वीर दिखाई देगी। दरअसल इस बार काशी में अयोध्या, तिरंगा और राम मंदिर की थीम पर देव दीपावली मनाई जाएगी। इस वर्ष विशेष ये है कि जो हमारा भव्य अयोध्या में जो भगवान प्रभु श्री राम का राम मंदिर बन रहा है, उसकी थीम पे और जो अपनी देशभक्ति की थीम है तिरंगा पे, उसी तरीके से वो उसको मिला करके जो है वो भव्य रूप से फूल की सजावट की जा रही है, जिसमें कि आप जब देखेंगे उस दिन तो तिरंगा और प्रभु श्री राम का जो है वो एक आध्यात्म और राष्ट्रवाद आपको एक झलक में आपको इस झांकी दर्शन में देखने को मिल जाएगा। इस बार की देव दीपावली महोत्सव का आगाज 21 ब्राह्मण और 42 देव कन्याओं के हाथों महाआरती के साथ होगा। उसके बाद काशी के 84 घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठेंगे। जहां इस बार अयोध्या में रामलला के विराजने से पहले फूलों से सजा राम दरबार काशी के गंगा घाट की मनमोहक तस्वीरों में से एक होगा, तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा की महाआरती के दौरान हर बार की तरह इस बार भी वीर शहीदों को नमन किया जाएगा, लेकिन कुछ नए नामों के साथ। इस वर्ष हम लोग से CISF और RPF ये 2 और संस्थाएं जो हैं वो हम लोगों से जुड़ी हैं। तो इस वर्ष जो है वो 7 शहीदों के, जिसमें से 2 यूपी पुलिस के हैं। प्रयागराज में जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसमें जो पुलिस शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके परिवारजनों को 2 पुलिस के हैं, 2 CRPF के हैं, 2 RPF के हैं और 1 NDRF के जो हैं, इनके मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से इनके परिवारजनों को अलंकृत किया जाएगा और 1-1 लाख रुपए की सहायता धनराशि जो है वो उनके परिवारजनों को संस्था की ओर से दी जाएगी। काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती में
अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर और राष्ट्र ध्वज तिरंगे को मिलाकर फूलों से थीम तैयार की गई है, जिसमें अध्यात्म और राष्ट्रवाद का अक्स नजर आएगा। फिलहाल अब इंतजार है उन पलों का जब देव दीपावली की भव्य महाआरती के साथ ही आज लाखों दिए घाट और घाटों के भवनों का कोना कोना जगमगाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रविवार को हरिद्वार का गंगा घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठा। देव दीपावली के अवसर पर यहां गंगा सभा ने 11,000 दिए आम लोगों संग जलाए। आप भी देखिए देव दीपावली के नाम हुए इस सामूहिक दीपदान की सकारात्मक तस्वीरें। दियों की रोशनी से जगमगाया गंगा घाट, आसमान में आतिशबाजी की ठाट। ये है हरिद्वार की देव दीपावली। रविवार को 11,000 दियों से हरिद्वार का गंगा घाट प्रज्वलित हो उठा। देव दीपावली के मौके पर हरिद्वार वासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी एक साथ मिलकर दिए जलाए। हर की पैड़ी पर इन जगमगाते दियों में देश की खुशहाली और उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों की सलामती की दुआ भी शामिल है। निश्चित रूप से आज इस शुभ अवसर पर, आज एक शुभ दिन पे हम उन 41 जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं और पिछले इतने दिनों से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पूरी विश्व से आए हुए बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए। हम कामना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वो बाहर आए, अपने परिवार के साथ मिलें और उसी तरह वो जो इस समय कष्ट के समय है, इस समय जो परेशानी है उनकी समाप्त हो। इस दौरान जहां जमीन पर दिए अंधकार का खात्मा कर उजाला फैलाते दिखे, तो वहीं आसमान में हो रही आतिशबाजी बुराई के खात्मे पर जश्न मनाने का मानो मौका देती दिखी। पिछले कई सालों से हर की पैड़ी पर दिव्य और भव्य रूप से देव दीपावली मनाई जाती रही है, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ ही रही है। देव दीपावली को लेकर मान्यता है कि आज के ही दिन भोलेनाथ ने बुराई के स्वरूप त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसके बाद असुरों से छिपे देवताओं ने सरोवरों और पवित्र नदियों के किनारे दीपदान किया। बस यही प्राचीन मान्यता एक परंपरा के रूप में लोगों से जुड़ी हुई है। गंगा किनारे हर की पैड़ी और घाटों पर देव दीपावली के पावन मौके पर ये 11,000 दिए अपनी रोशनी से पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ आपको बता दें उज्जैन में बैकुंठ चतुर्दशी बड़े ही उल्लास और आस्था के साथ मनाई गई। इस दौरान हुई हरिहर मिलन परंपरा को करीब से देखने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी और बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर रात में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान उज्जैन का नजारा देखते ही बन रहा था। देखिए। पालकी में सवार महाकाल पहुँचे श्री हरि के दरबार। आधी रात को हुआ हरिहर मिलन, सृष्टि की सत्ता सौंपने का अद्भुत नजारा। उज्जैन में हुआ देव मिलन। बीते 4 महीने से सृष्टि का कार्यभार संभाल रहे बाबा महाकाल ने सृष्टि का कार्यभार वापस भगवान विष्णु को सौंप दिया। 25 नवंबर को महाकाल की नगरी में बैकुंठ चतुर्दशी के पावन मौके पर सृष्टि की सत्ता सौंपने की अनूठी रस्म अदा की गई। बीती शनिवार रात को करीब 11 बजे भगवान बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई, जो गोपाल मंदिर पहुंची। इससे पहले महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक जाने वाली सड़क भगवान महाकाल और द्वारिकाधीश के नारों से गुंजायमान रही। महाकाल की पालकी यात्रा का श्रद्धालुओं ने ऊंची ऊंची इमारतों से फूल बरसाकर स्वागत किया। मान्यता के अनुसार भगवान महाकाल ने सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपा।
ऐसा माना जाता है कि 6 महीने जो है वो जो पृथ्वी है उसका पदभार जो है वो महादेव संभालते हैं। तो आज ही के दिन जो है वो जब देव उठ जाते हैं 11 के दिन पे, तो आज वापस महादेव गोपाल जी को अपना इस पृथ्वी का पदभार सौंपने के लिए आते हैं। और उसी के निमित्त सिंधिया देव घराने जो है, सिंधिया राजघराने ने ये परंपरा चालू की थी और उसी का निर्वहन करते हुए आज महादेव आए और उन्होंने गोपाल जी को पूरी पृथ्वी का जो पदभार है वो सौंपा। इस अद्भुत पूजन परंपरा को हरिहर की माला बदलकर निभाया गया, जिसमें महाकाल गोपाल जी को बेलपत्र की माला, जबकि गोपाल जी भगवान महाकाल को तुलसी की माला पहनाते हैं। इसलिए इसे हरिहर मिलन यानी विष्णु और शिव का मिलन कहा जाता है। ये पल श्रद्धालुओं के लिए आनंद देने वाले रहे। बहुत आनंदमय यह पल रहता है, क्योंकि पूरा अवंतिका वासियों, पूरे ब्रह्मांड को इस एक दिन का जो है प्रतीक्षा रहती है कि जब हरि और हर का मिलन होता है। ऐसा सिर्फ एकमात्र होता है कि जब पालकी बाबा की गर्भगृह तक आती है, अंदर तक आती है, जिसमें कि तुलसी और बिलपत्र की माला का आदान प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से जो सृष्टि की जो कारभार है उसका आदान प्रदान होता है, जिसमें कि महाकाल महाराज आज उनको बिलपत्र की और उनको तुलसी की माला पिनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया भव्य स्तर पे होता है। लोगों को सबको ऐसा उत्साह मन में बना रहता है कि आज बिल्कुल वैकुंठ में आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया। हरिहर मिलन की ये परंपरा वैष्णव और शैव संप्रदाय के समन्वय और सौहार्द का प्रतीक भी मानी गई है। इस अनूठी पूजन परंपरा को करीब से देखने के लिए उज्जैन पहुंचे देश भर के श्रद्धालुओं की ये भीड़ हरिहर मिलन परंपरा की अहमियत को बयां कर रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा को पूरी आस्था के साथ देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिकेय दीपम उत्सव मनाया गया। तमिलनाडु के सोनरमलई कथिलवेल मुरुगन मंदिर में महादीप जलाया गया और विशेष पूजा अर्चना की गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान पुण्य और दीपदान का विशेष महत्व होता है। तमिलनाडु में इस पर्व पे मंदिर में दीप परिक्रमा भी लगाई गई। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं। देश भर से आई आस्था की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और यहाँ गंगा की पवित्र डुबकी उन्होंने लगाई, दीपदान उन्होंने किया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए घाटों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गंगा स्नान की ऐसी ही तस्वीरें प्रयागराज से भी निकल कर आई। प्रयागराज में सुबह सुबह श्रद्धालु गंगा किनारे पहुंचे और वहां आस्था की पवित्र डुबकी उन्होंने लगाई। वहीं वाराणसी में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर डुबकी लगाई और इस शुभ घड़ी में गंगा स्नान बहुत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस उत्सव की रौनक काशी घाटों पर बिखर रही है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में बढ़ चढ़कर श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं और पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं और आज के दिन का ये विशेष महत्व। ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा को बोयता बंदना यानी नाव उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्रद्धालु नाव में दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित करते हैं। इस दौरान तटों पे भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने छोटी छोटी रंग बिरंगी नाव तैराई। दरअसल ओडिशा में हर साल राज्य के प्राचीन वैभवशाली समुद्री इतिहास को याद करते हुए बोयता बंदना मनाया जाता है। बोयता बंदना उत्सव के जरिए यहाँ लोग नौका पूजा करते हैं। कल इनके समुद्री इतिहास का जश्न मनाया जाता है। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। आइए पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं कि आखिर क्या है कार्तिक पूर्णिमा की महिमा। कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र महीना है, बड़ा शुभ महीना है और कार्तिक पूर्णिमा पर कृत्तिका नक्षत्र भी संयोग में आ गया तो ये और ज्यादा पवित्र हो गया। इस पूर्णिमा का शैव संप्रदाय में यानी भगवान शिव के मानने वालों में और वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के मानने वालों में, दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था
और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। इसीलिए भगवान शिव ने चूंकि त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इसे शैव संप्रदाय में त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए इसको प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और दीप दान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर आप पवित्र नदी में स्नान करें। मंदिरों में या नदियों के किनारे, घाट पर अगर आप दीप दान करें तो इस दीप दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो जैसा कि आपने पंडित जी को सुना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और इसीलिए आज के दिन देश और विदेश में गुरु नानक जयंती की धूम है और धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व की धूम देखने को मिली और गुरुद्वारे को भव्य तौर पर पूरी तरीके से इसको आकर्षण का केंद्र बना रहा, सजाया गया उसको। इस दिन ज्यादातर सिख श्रद्धालु जो है गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं और शब्द कीर्तन का श्रवण करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी में हुआ था, जो आज ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ये सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है और आज गुरु नानक जयंती के दिन दुनिया भर में मौजूद गुरुद्वारों को विशेष तौर पर सजाया जाता है और इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के तेलंगाना दौरे पे हैं। कल रात वो तिरुपति पहुंचे, जहां आज सुबह प्रधानमंत्री तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चौथी बार तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर तिरुपति में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। उनके आगमन को लेकर खास तैयारियां की गई। प्रधानमंत्री चौथी बार तिरुपति के दर पर पहुंचे। ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चौथी बार तिरुपति का दौरा किया और आज सुबह वहां पर पूजा अर्चना की भगवान वेंकटेश्वर के दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी। बात उत्तरकाशी में चल रही जिंदगी बचाने के मिशन की। टनल में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम करीब 30 मीटर के पार तक हो चुका है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 86 मीटर तक ड्रिल किया जाएगा। इस काम को सतलुज जल विद्युत परियोजना के इंजीनियर अंजाम दे रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 100 घंटों का टारगेट रखा गया है। इन मशीनों से महज 45 मीटर ही ड्रिल किया जाएगा और इसके बाद दूसरी मशीनों से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा टनल से मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी काम जारी है। मकसद यही है कि सभी कर्मचारियों को जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कई दिनों से चल रही इस कवायद में सफलता पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। करीब 45 मीटर की ड्रिलिंग, ये जो आपके सामने मशीनें हैं, इनके द्वारा की जाएगी और इसके बाद दूसरी मशीनों का इस्तेमाल होगा। प्लानिंग आगे की चल रही है। कोशिश यही है कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। पहले 20 मीटर तक पहले दिन की खुदाई में उम्मीद बंधी थी कि शायद मजदूर जल्द बाहर आ जाए, लेकिन कई दिनों के ऑपरेशन के बाद भी जब वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया तो अब ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। सुबह के इस समय 8:05 हो रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं लगभग 28 घंटे हो चुके हैं वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। 100 घंटों का समय मुकर्रर किया गया है। 86 मीटर नीचे जाना है, बोरवेल बोर करनी है और ग्राफिक्स के साथ साथ मैंने यहाँ एक मॉड्यूल तैयार किया। मैं आपको वो मॉड्यूल भी दिखाता हूँ बेहतर समझने के लिए कि आखिर वर्टिकल और ड्रिलिंग दोनों कैसे होती है। लेकिन इसके साथ साथ 5 अप्रोच तैयार किए गए हैं। जानकारी ये भी दे दे, तमाम मजदूर ठीक है, उनकी सेहत ठीक है, उनके पास 10 दिनों का खाना स्टॉक कर लिया गया है। लेकिन अब अगर ये समझना हो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी सबसे तेज जाने वाले जो 2 अप्रोच हैं वो आखिर किस तरह हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मॉड्यूल मैंने दरअसल आपकी समझ के लिए तमाम दर्शकों के लिए तैयार किया है।
मसलन सबसे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करते हैं। आप समझिए कि पहाड़ की चोटी पर हैं जहां दो जगह बोर चल रहा है। एक है 200 मिलीमीटर लंबी पाइप जो लगभग 40 मीटर की दूरी पार कर चुकी है। ये पाइप जब नीचे जा रही है तो ये पहाड़ की सतह से लेकर के सुरंग के भीतर की सतह का डेटा दे रही है, उसकी बनावट और वहां पर क्या मिल सकता है, किस तरह की बाधाएं हैं, उसके बारे में जानकारी दे रही है। ये इसके और साथ में इसके बगल में एक लगभग 1.2 मीटर लंबी चौड़ी पाइप के जरिए बोर हो रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 14 मीटर है। ये जो बोरवेल का काम कर रही है, जब बीती रात हमें जानकारी दी गई थी तब तक ये 19.2 मीटर गहराई में पहुंच चुकी थी। यानी लगभग 15 से 16 घंटों में 19 मीटर की दूरी इसने सुरंग के भीतर जाने की तय कर ली थी। संभवतः हम अगले डेटा का इंतजार कर रहे हैं। ये जब 86 मीटर पहुंचेगी तो ये एस्केप प्लान होगा। एनडीआरएफ की टीम विंच मशीन लगाएगी, इसके भीतर जाएगी, इसके अंदर एलईडी स्ट्रिप्स लगाए जाएंगे और फिर वहां जाकर के उन्हें एक एक करके लिफ्ट कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर। ये हो गई वर्टिकल ड्रिलिंग की बात। आपको बता दें कि देश में अब तक 2 ही ऐसे बड़े ऑपरेशन हुए जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए लोगों को बचाया गया है। अब जो सबसे तेज अप्रोच है और जो 16 दिनों से मशक्कत चल रही है वो है इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से ये तैयार किया है ढांचा। ये समझिए कि ये जो हिस्सा है ये सुरंग का मुहाना है जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस मुहाने पर ये जो मिट्टी का मलबा है इसे आप समझिए कि ये इसकी मोटाई 60 मीटर है और इसी के अंदर भेदने के लिए ऑगर मशीन लगाई गई थी। ब्लेड फंस गए, मलबे में लोहा पूरा ये जो हिस्सा है इसके अंदर से दरक गया। अब इसको भेदने के लिए दरअसल ऑगर मशीन टूट गई। आज सुबह जानकारी मिली है कि जो ब्लेड थे 48 मीटर के उन्हें निकाल लिया गया है। अब इसके भीतर 48.9 मीटर का पाइप अंदर है पहले से, यानी 10 मीटर की दूरी तय करनी है। रैट माइनर कहते हैं जो कोयले की खदानों में काम करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है हर तरह की चीजों को काट देना। विशेष कंपनी से 11 लोगों की टीम आई है। वो इसके अंदर 3 लोग घुसेंगे, एक आगे काटेगा, दूसरा सपोर्ट देगा, तीसरा मलबा निकालेगा और वो 6-6 घंटे की पारी में काम करेंगे। धीरे 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 करके वो आगे मलबा, पाइप के आगे जो भी आएगा, सरिया आया, कोई धातु आई, पत्थर आया, मिट्टी आई, उसे काट देंगे। जैसे काटेंगे ऑगर मशीन पर पाइप लगी हुई है, वो पाइप को पुश करेगी। पहले 10 सेंटीमीटर ऐसे करके 1 मीटर, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है लेकिन धीरे धीरे पाइप आगे जाएगी और जब ये हो जाएगा एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएंगे, उन्हें निकाल लाएंगे स्ट्रेचर पर। दूसरा जो प्लान है वो ये है वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिसके बारे में आपको बताया कि जहां पर मजदूर फंसे हैं उनसे थोड़ी ही दूरी पर ये कोशिश की जा रही है कि सुरंग के ऊपर की सतह से नीचे जाएं और फिर वहां उन्हें निकाल लिया जाए। हालांकि इसकी रफ्तार आप समझिए कि आप 28 घंटे हुए हैं, 100 घंटे की समय सीमा है। जल्दबाजी नहीं करना चाहते ताकि कहीं पर नुकसान ना हो, सुरंग के भीतर उन मजदूरों को मलबा ना गिरे, छत ना टूटे। अच्छी बात यह है कि अब तक कोई कंपन नहीं मिला है। एक और अप्रोच की तैयारी है, वो आप देख रहे हैं, ये सुरंग का हिस्सा है। इसके बाईं तरफ ये जो लकड़ी मैंने रखी है ये दरअसल बताती है परपेंडिकुलर ड्रिलिंग, यानी सुरंग के मुहाने के बाईं तरफ ऐसे घुसने की, यानी परपेंडिकुलर टू द टनल घुसने की कोशिश है, जिसकी जो दूरी होगी, अब आप समझिए ये मुहाना है, यहां से रास्ता आप नापिए, जिस हिस्से पर खुदाई होनी है 180 मीटर की दूरी है। वापस इस मॉडल पे आते हुए, इस 180 मीटर को माइक्रो टनलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए जो एजेंसियां करेंगी उसमें समय कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा। और चूंकि अभी इसके लिए लॉजिस्टिक्स आना है, मशीन पहुंच रही है, सामान आ रहा है, ये काम शुरू होने में ही कम से कम 28 तारीख का समय दिया गया है। यानी 28 को अगर शुरू होता है तो 10 से 15 दिन लग सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इस सुरंग का जो दूसरा छोर है 4.5 किलोमीटर की दूरी पर बारकोट में, वहां से भी 4 ब्लास्ट करके टनलिंग की जा रही है। 10 से 12 मीटर खुदाई हो चुकी है। तो सबसे तेज 2 रास्ते यहां पर, जो मैनुअल ड्रिलिंग शो आज शुरू होने वाली है और वर्टिकल ड्रिलिंग जिसमें अब तक 1/4 से ज्यादा सफलता मिल चुकी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो संभवतः 100 घंटों में बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी ये तस्वीरें एक दिन में ही इतिहास बन जा रही हैं। वजह है हर दिन मंदिर में जुड़ते पत्थर जो इसे पूरा होने की तरफ ले जा रहे हैं। यही वजह है कि 5 दिनों में राम मंदिर को बनाने में लगे खंभे और पत्थर भले ही एक जैसे दिखे, ढांचा बदल जाता है। फिलहाल ये पत्थर मंदिर के फर्श के हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम 80% पूरा हो चुका है। अब 70 खम्भों की मूर्तिकारी का काम चल रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो चुका है। प्रधानमंत्री को मिले न्योते पर उन्होंने मुहर भी लगा दी है। मंदिर के पहले तल का काम 21 दिसंबर तक खत्म किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पूरा हो जाएगा।
जहाँ तक कार्य की प्रगति की बात है, एल&टी ने अवगत कराया कि मंदिर निर्माण में हमने जो लक्ष्य लिया है उसमें लगभग 80% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा इनले वर्क का स्टोन सब आ चुका है, उसकी फिटिंग होना बाकी है। मंदिर के परकोटे की स्थिति पूर्व निर्धारित दिशा में चल रही है। दक्षिण दिशा में बेसमेंट का काम भी पूरा हो चुका है। पश्चिमी दिशा के चारों तरफ की दीवार बन गई है। नीचे के परकोटे की दीवारें खड़ी हो गयी। परकोटा लगभग पूरब की ओर से पूरा हो गया है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा, जबकि सेकंड फ्लोर का काम चलता रहेगा। मंदिर का काम ग्राउंड फ्लोर का पूरा हो जाएगा, सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है, वो आगे चलता रहेगा। अर्थात 22 जनवरी तक हम ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 4 मंडप पूरे हो जाएंगे। गर्भगृह को तैयार कर लिया गया है, उसकी सफाई वगैरह भी कराई जा चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले फर्स्ट फ्लोर का सभी काम पूरा हो जाएगा और आगे का काम आर्किटेक्ट की सलाह पर किया जाना है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मौके पर 80,000 लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अयोध्या में लोगों के रहने के लिए टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। मंदिर के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य रूप देने की कोशिश मंदिर समिति की तरफ से भी की जा रही है और राम भक्तों की तरफ से भी। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में निमोनिया के तौर पर पसरे एक नए वायरस ने दुनिया को सकते मिला दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से चीन से रिपोर्ट मांगी गई। वहीं भारत सरकार ने भी राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए बच्चों में बुखार और सांस की समस्याओं पर अलर्ट रहने को कहा है। चीन में निमोनिया का नया खतरा एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है, जिसकी जद में मासूम आ रहे हैं। ये खतरा सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। वहीं भारत भी इसे लेकर खासा फिक्रमंद है। यही वजह है कि केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। असल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से वायरल बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी तरह के बुखार की मॉनिटरिंग करें। बच्चों और किशोरों में बुखार के मामलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सचेत रहना जरूरी है। केंद्र ने राज्यों से अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। बेड्स, मास्क, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक दवाएं, वेंटिलेटर्स जैसी चीजों को चेक करने को कहा गया है। इसके अलावा किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी SARI के मामलों को राज्य में मौजूद वायरस रिसर्च लैब से शेयर करने को कहा गया है। उनके सैंपल सरकारी वायरल लैब को देने के निर्देश दिए गए, जिससे किसी नए वायरस की जांच और पहचान हो पाए। मेडिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अभी ये बहुत शुरुआती दौर है, लिहाजा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप है जो नॉर्मली बर्ड्स में देखा जाता है, उसको एवियन फ्लू बोलते हैं। और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें तो H9N2 है। ये नॉर्मली बर्ड्स में होता है, पर कभी कभी जब बर्ड्स बीमार होते हैं और उसके एक्सपोजर में ह्यूमन आते हैं तो ह्यूमन में हो सकता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन सम केसेस वेयर द म्यूटेशन इज देयर। तो हमें इससे ध्यान रखना इसलिए है कि ये न्यूमोनिया के जैसे सिम्टम दे रहा है, हाई ग्रेड फीवर आना, खांसी होना, शरीर का दर्द होना और न्यूमोनिया के कारण उसके सांस लेने में तकलीफ होना, ये मेन इसके लक्षण है। WHO ने भी चीन से इस बीमारी से जुड़ी जानकारियां मांगी हैं। इसकी वजह है दुनिया की फिक्र, वो ये कि अगर बच्चों को ये बीमारी कोरोना की तरह फैल गई तो स्थिति कितनी भयानक होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कोरोना वायरस का जो विध्वंसक रूप था वो पूरी दुनिया ने देखा था। कितनी बड़ी संख्या में लोगों की क्षति हुई थी। उसके बाद इस प्रकार का नया वायरस है जिसमें निमोनिया के रूप में बच्चों को
एक बड़ी संख्या में संक्रमण हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। स्थिति ये है चाइना में कि अभी बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो स्कूलों को बंद कर दिया गया है और सावधान रहने की अपील की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में इसको सतर्कता से लिया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो सरकार है वो इसको सतर्कता से ले रही है। उसी के तहत एडवाइजरी को भी अब जारी कर दिया गया है। खैर, दक्षिण पूर्व यूरोप के देश बुल्गारिया में भीषण बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वहां के पेट्रोहन पास इलाके में दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ, जमीन पूरी तरीके से सफेद आपको नजर आएगी। तस्वीरों में देखिए, बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ यहां पर बन गए हैं, जिसने गाड़ियों के पहियों को थाम दिया। ऐसे में कुछ लोगों को धक्का लगाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां का जो प्रशासन है बर्फ हटाने का काम लगातार चुका हुआ है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए सड़क पर जो बर्फ गिरी हुई है उसको हटाने का काम लगातार जारी है। तो देखिए, बर्फबारी का सिलसिला जो है लगातार जारी है। ऐसे में आपको बड़ा जाम भी नजर आएगा। साथ ही साथ बहुत मुश्किल होता है ऐसे में जब गाड़ी स्टक हो जाए उसको बाहर निकालना। साथ ही साथ लगातार रोडों को क्लीन करते रहना और बर्फ को हटाने का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, लगातार उसको क्लीन करना पड़ रहा है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगा कितनी बड़ी संख्या में बर्फबारी हो रही है और बर्फ के पहाड़ आपको मोटे मोटे नजर आएंगे। साथ ही साथ जो परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ना सिर्फ टेम्परेचर घटा है, आजीविका चलाने में लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि इस प्रकार का ट्रैफिक कंजेक्शन भी आपको नजर आएगा।